नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी भैया हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोसाइटियों से डीएपी गायब, खुले बाजार में कृत्रिम संकट, एनपीए ग्लेमर जैसी खाद थमाई जा रही, उसकी भी कीमत ज्यादा। पैसे से सीए के साथ सैफ का कोर्स कर रही थी युवती, स्टार होटल में हत्या। युवती को मारकर युवक ट्रेन से कटा। छत्तीसगढ़ से जुड़े 3 राज्यपालों का कार्यकाल इसी माह होगा खत्म। एसआईटी का नया खुलासा मंच से किया गया था। चरण रज लेने का अनाउंसमेंट, न्यायिक आयोग ने की पूछताछ। अब तक 100 से अधिक लोगों का बयान दर्ज। उपग्रह खींच कर देगा आपके आंगन की तस्वीर। क्या लगता है भी एसआईटी का नया खुलासा हुआ है कि मंच से किया गया था चरण रज लेने का अनाउंसमेंट, क्या कहना चाहिए? यह हाथरस की पूरी घटना है। जी 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 जी। यानी क्या हुआ, हाथरस की जो घटना घटित हुई काफ़ी दर्दनाक और दुखद घटना है जी। और कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी रही है, मैनेजमेंट की कमी रही है और अत्यधिक भीड़ जो उमड़ी जी वो कंट्रोल नहीं हो पाई और इसके लिए प्रॉपर पूरी व्यवस्था होनी थी, जी। चाहे प्रशासन हो, चाहे वहाँ पे और श्रद्धालुओं की टीम हो, चाहे आयोजनकर्ता की टीम हो, पूरे बैरिकेटिंग करके और प्रॉपर व्यवस्था बनानी थी जिसके कारण भगदड़ नहीं होती और इस प्रकार की दुखद घटना नहीं घटित होती। तो ये जरूरी है कि कहीं भी कुछ भी आयोजन हो तो पहले पूरी व्यवस्था की समीक्षा हो जानी चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही थी कि इतने लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, उनको जानकारी नहीं थी, उनका ऐसा कहना है? कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। बिल्कुल। अब जिस स्थान पे कार्यक्रम हुआ वहाँ पे कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, कितने लोग वहाँ से आ जा सकते हैं, ये सब चीज़ों का पूरा संतुलन देखना चाहिए। उस प्रकार से गेटों की संख्या है, आकस्मिक कभी इस प्रकार की स्थिति बने तो कैसे वो निकाल सकते हैं, इसके लिए सब पूरी व्यवस्था प्रबंधन को देखनी चाहिए। देर रात दोस्तों के साथ पार्टी, सुबह बीएमडब्ल्यू से महिला को उड़ाया। इमारत ढहने से 7 की मौत, मां बेटे समेत 3 पर केस दर्ज। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 15 महिलाएं समेत 17 गिरफ्तार। क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे की ये घटना है। देर रात दोस्तों के साथ पार्टी, उसके बाद महिला को उड़ाया। इस तरह के हिट एंड रन मामले जो आते हैं शराब के नशे में, खासतौर सर आपके नशे में ही होता है। ये नशे जहाँ पे रहेंगे वहाँ इस प्रकार की घटना घटित होगी। और अभी जो केंद्र सरकार नियम भी लेके आ रही थी उसमें हिट एंड रन में यही था कि आप शराब के नशे में कुछ भी और तो वहाँ रुकिए, उसका इलाज कराइए। नियम का आप अनदेखी कर रहे हैं, तेज रफ्तार से किसी को भी आप ठोक दे रहे हैं, तो अगर गलती हो भी गई तो जरूरी है कि तुरंत उसको आप लें और हॉस्पिटलाइज करें और उसका उपचार करें। वहाँ से अगर आप भाग जाएंगे तो इस प्रकार की घटना में और 10 में से जो 9 बच सकते हैं उसमें से 9 खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि नियमों का पालन हो और कड़ाई से इसके लिए नियम बनने चाहिए। कश्मीर में 2 दिन चली बड़ी कार्रवाई। राजौरी में आर्मी कैंप के हमले में जवान घायल, सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। क्या लगता है जिस तरह से लगातार अभी जम्मू कश्मीर में जो माहौल गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन सेना के जो जवान हैं काफ़ी लोगों को, लगभग 6 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। क्या लगता है लगातार ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी? चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए कि जहाँ पे अगर आतंकी घटनाएं हैं वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी या और कोई नक्सलाइट वहाँ पे आके इस प्रकार से घटना को घटित कर रहे हैं तो हमारी वीर सेना इसके लिए मुस्तैद है और उनको बिल्कुल और पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको तत्काल वहीं ढेर करना चाहिए और इसके लिए हमारे केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। और आप देखेंगे तो धारा 370 हटने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। ये अभी कुछ घटनाएं सुनने में आ रही हैं, नहीं तो आप देखेंगे तो वहाँ कश्मीर क्षेत्र में और पर्यटन भी लगभग 8 से 10 गुना बढ़ा है इन दिनों। तो अब जो बॉर्डर क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे सेना के जवान मुस्तैद हैं और इस प्रकार की घटना को तुरंत दबाने में वो और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार बदली उसके बाद लगातार नक्सलियों पे जो कार्रवाई की जा रही है, अभी आपने 38 नक्सलियों को भी आपने सुना होगा कि जवानों ने मार गिराया। क्या लगता है जिस तरह से सरकार बदलने के बाद कार्रवाई हो रही है, लगातार ऐसी कार्रवाई रहेगी तो नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा? बिल्कुल। नक्सलवाद के लिए और माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार और दृढ़ संकल्पित है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, और उन्होंने कहा है कि कहीं भी और ये नक्सलाइट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस्तर को पूरा संभाग को पूरा शांत एरिया किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है तो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होगी और धीरे धीरे
नक्सलाइट वहाँ से पीछे हट रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और सरगुजा क्षेत्र में नक्सलाइटों को समाप्त किया, जसपुर क्षेत्र में नक्सलाइटों को समाप्त किया, कवर्धा में भी उन्होंने दबाया। तो अब माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने स्थिति बस्तर से नक्सलाइट ये आपको धीरे धीरे सैन्य मान के चलिए साल 2 साल में और समाप्त हो जाएगी वहाँ से नक्सलाइट गतिविधि। बिल्कुल। रायपुर सहित इन 15 जिलों में खपाई जा रही थी अकाउंटेंट शराब। ईओडब्ल्यू द्वारा कोर्ट में पेश चार्जशीट में हुआ खुलासा। चार्जशीट बोली 400 ट्रक शराब की होती थी, हर महीने अवैध बिक्री, नेताओं को दिए जाते थे 10 करोड़ रुपए। क्या लगता है अब ये पूरा मामला ईडी के समक्ष है? ईओडब्ल्यू ने कहा है कि लगभग 400 ट्रक अवैध शराब पूरे छत्तीसगढ़ में बेची जाती थी। जो मामला भी चल रहा लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो पूर्व की सरकार है, पूर्व की सरकार में और शराब घोटाला ये सामने उजागर हुआ, जिसमें इनके कई ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेता अंदर भी हैं, चार्जशीट भी दायर है और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की ये घोटाले की जो भूपेश बघेल ने और ये योजना की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन पे अंकुश लग गया है। अब प्रदेश की सरकार और जिस प्रकार की घटना सामने आई है कि उन्होंने अब पकड़ने का काम किया है, जो भी इसमें लिप्त है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और धीरे से शराब घोटाला हो चाहे अन्य घोटाला हो छत्तीसगढ़ से बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगा। कहीं ना कहीं भी जो एफआईआर हुआ उसमें कई मंत्री और सभी का नाम था, पूर्व मुख्यमंत्री का भी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ है। नहीं, कार्रवाई तो चल रही है, अभी चार्जशीट भी दायर हुई है, उनके मामले जांच में भी हैं और ईडी भी अपने तरीके से जांच कर रही है। कई लोगों को इन्होंने रियासत में भी लिया है, अरेस्ट भी किया है, तो जांच चल रही है। जांच के उपरांत कार्रवाई तो होगी, निश्चित होगी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, शासकीय और निजी मिलाकर अब 2210 सीटें। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। मानसून सत्र से पहले शायद सरकार में बनेंगे 2 नए मंत्री। क्या लगता है भी अब दो नए मंत्री बनने वाले हैं? कोरबा में तो एक मंत्री है, अब लगता है कौन और 2 मंत्री होंगे? छत्तीसगढ़ में अभी हमारे शिक्षा मंत्री और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन के और लोकसभा चले गए। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वहाँ करेंगे। जिस प्रकार से जोर शोर से यहाँ उन्होंने और कार्य किया, उसी प्रकार से केंद्र में भी करेंगे, ये अच्छी बात है। अब उनके स्थान पे शिक्षा मंत्री के तौर पे एक नए मंत्री का मंत्रिमंडल में शामिल करना है और एक अतिरिक्त मंत्री पद खाली भी था। तो इस प्रकार से 2 मंत्रियों का गठन करना है। हो सकता है कुछ फेरबदल भी करें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की चीज़ें हैं, लेकिन जल्दी होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे से कार्य हो। इस प्रकार से जैसे अभी आप देख रहे हैं 5-6 महीनों में और कई योजनाएं चली और सारी जो इन्होंने वादे किए थे पूरे कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी पूरे मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश को देश का सबसे और पहला प्रदेश बनाने में ये अग्रसर हैं। बिल्कुल। क्या है नीट क्लीन है? परीक्षा माफिया साक्ष्य के अभाव में बाहर आ जा रहे हैं। बिहार पुलिस जिन्हें फरार मान रही, वे प्रदेश में बैठकर देश भर में पेपर लीक करवा रहे। फरार विजेंद्र ने उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक कराया। क्या लगता है ये पूरा जो मामला है नीट का, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अब आज सुप्रीम कोर्ट में उसका वो भी है कि आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या गाइडलाइन आती है उसके आधार पर अभी काउंसलिंग भी रोक दी गई है। जो नीट के बच्चे परीक्षा दिए उसमें इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लोगों को, जिन्होंने पेपर को लीक किया, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो देश के युवा हैं वही कल के भविष्य हैं। बेचारे बच्चे साल 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं और उसके पश्चात पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है कि इस प्रकार से उनके साथ धोखेबाजी हुई है, तो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें जो भी लिप्त है इस प्रकार के चीज़ों में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और केंद्र सरकार की भी यही मंशा है। तो हमारे आदरणीय शिवराज चौहान जी ने भी कहा है, अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1.15 करोड़ खसरों में से 66.46 लाख नक्शे ही नहीं, जमीन की खरीदी बिक्री में परेशानी। ये तो हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ की खबर है भैया, लेकिन कोरबा में खासतौर पे जमीनों का जो हेर फेर देखा जाता है। पटवारी, तहसीलदार सभी मिलके नक्शे को इधर के उधर करके सब सेट कर लेते हैं। क्या लगता है इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में और जो राजस्व मंत्री जी थे उनके दिशा
दिशा निर्देश में ज़मीन में बहुत उलटफेर किया गया और ज़मीन का घोटाला सामने भी आया। नक्शे में जो ज़मीनें पीछे थी उसे सामने कर दिया गया। क्योंकि अनसर्वेड गांव है, अनसर्वेड लैंड है, तो पटवारी आसानी से उसे आगे पीछे कर लेते हैं। नक्शा काटने में, बटांकन करने में हेरा फेरी वो करते हैं। इस प्रकार के राजस्व के अधिकारी हो चाहे शासन में बैठे लोग हों, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी ज़मीन आप सोच रहे हैं आज रोड में है, लेकिन आप जब वहाँ कुछ करने बनाने जाएंगे तो पता चलता है वो ज़मीन पीछे है और आपको बताया आम नागरिक सामने ज़मीन है, आम नागरिक परेशान होता है। इस प्रकार की घटना कई बार सामने आई है और इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। आप देखेंगे अन्य प्रदेश में चले जाइए, इस प्रकार की घटना कम दिखती है। वहाँ पे पूरी एक इसके लिए अलग विभाग रहता है, उस विभाग में सब चीज़ आप मिनिमम शुल्क पटा के और आप अपनी ज़मीन का पूरा और ब्यौरा ले सकते हैं। वहाँ पे ज़मीन खरीदते समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कोरबा चाहे छत्तीसगढ़ में तो यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि कहीं हम ठगे के साजिश ना हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो नक्शे को बदल दे या जमीन का पेपर इधर का उधर कर दे, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी है कार्रवाई होना। बिल्कुल। ओवरलोड राखड़ वाहनों को आरटीओ की कार्रवाई, 4 लाख का जुर्माना दर्ज। हाथियों का झुंड धर्मजयगढ़ रवाना, कुनमुरा में डेरा डाले हुए 7 हाथी। क्या लगता है कि ओवरलोड राखड़ वाहनों पर आरटीओ ने कार्रवाई की, 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। क्या लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है या वाकई? तो देखिए, पूरे पिछले 5 साल में जो राखड़ का खेल चला प्रदेश में, जो ओवरलोड का खेल चला प्रदेश में, अब धीरे धीरे इस पे नियंत्रण आ रहा है। आप देखेंगे चाहे बाल्को हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लैंको हो, यहाँ से भी जो राखड़ पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार में और सीधा हाउस से और ठेकेदार सप्लायर ट्रांसपोर्टर नियुक्त होते थे और उनके द्वारा राखड़ को भर के उनका वर्क ऑर्डर होता था 40 किलोमीटर दूर डालना है, लेकिन वो 4 किलोमीटर में ही कहीं भी डाल देते थे, सड़क किनारे डाल देते थे। लो लाइन एरिया का एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए और इनके द्वारा नियमों से खेलने का काम किया गया, जिसके कारण पूरा कोरबा प्रदूषणमय हो गया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई चालू हुई है। राखड़ का हम तो शुरू से मांग करते आए हैं कि राखड़ का परिवहन और ट्रांसपोर्ट बंद गाड़ियों में होना चाहिए, ओवरलोड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय काफी मुद्दा उठा, तो उस समय लखनलाल देवंगत जी ने कहा था कि कैप्सूल के माध्यम से राखड़ का परिवहन किया जाए। क्या लगता है कि इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा? बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे तो बहुत हद तक अब इस पर नियंत्रण किया गया है कि बहुत से राखड़ कैप्सूल में परिवहन हो रहे हैं। आज भी हम आते जाते देखेंगे बाल्को में तो कैप्सूलों की आपको लाइन दिखेंगी। तो कैप्सूल के द्वारा परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो संयंत्र और या जो ट्रांसपोर्टर इन नियमों की धज्जी उड़ाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। अभी तो पता चल रहा है सरकार बदलने के बाद से बाल्को ने जीपी और तमाम चीजें ट्रकों में लगा दी ताकि जहां जाना है वहीं जाइए। ये नियम और हाई टेक्निक का उपयोग करके जरूरी है कि आप नियंत्रण रखें ट्रांसपोर्टरों को, जिसके ऊपर संयंत्र तो ऑर्डर दे रही है, डीओ कार्ड दे रही है, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी संयंत्र का होना चाहिए। बिल्कुल। इसके पहले तो धर्राशाही चला है पूरे 5 साल बाल्को का पूरा, वो तो आप बाल्को के आसपास सराउंडिंग देख लीजिए, लोग चलना दोपहर हो गया। बिल्कुल। मुख्य मार्ग पर लग रहा मवेशियों का जमावड़ा, दुर्घटना की आशंका। शहर की सड़कों पर मवेशियों का राज, राहगीरों हो रहे परेशान। क्या लगता है कि बुधवारी से लेकर तमाम जगह आप देखेंगे तो सड़कों पर बैठे हुए मवेशी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और क्या होता है, खासकर बरसात के समय आसपास की भूमि जब गीली हो जाती है या पानी भर जाता है तो जानवर सूखे स्थान की तलाश में रोड के ऊपर आके बैठ जाते हैं। लेकिन दुर्घटना, और अगर जानवरों का कलर काला हो तो वो दिखते भी नहीं। डामर रोड का भी कलर काला है और जानवर का भी इस प्रकार से घटना घटित हुई है। कुछ दिन पहले ही भवानी मंदिर के पास इस प्रकार से दुखद घटना घटित हुई है। बाल्को में, कुसमुंडा में कई घटना घटित हो चुकी है। इसके लिए चूंकि महापौर संज्ञान में नहीं लेते इन बातों को, लेकिन आयुक्त महोदया से हमने आग्रह किया है कि इस प्रकार के मवेशियों को और कांजी हाउस में ले जाके बंद किया जाए और रोड पे ना बैठने दिया जाए ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। बिल्कुल। शिक्षा सचिव के निर्देश का असर, जर्जर स्कूलों के मरम्मत की शुरू हुई तैयारी। 300 से अधिक स्कूल जर्जर, 9 जतन से भी नहीं सुधरी थी स्थिति। क्या लगता है भैया, शिक्षा सचिव के आने के बाद अब कहा जा रहा है कि 300 लगभग स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। क्या लगता है डीएमएफ की राशि का जो बंदरबाट होता है वो हकीकत में ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल, होना भी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय अरुण साव जी प्रभारी मंत्री हैं, जब वो समीक्षा बैठक लेने यहाँ कोरबा आए थे तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था सारे अधिकारियों को, कलेक्टर को,
शिक्षा अधिकारी को और महिला बाल विकास अधिकारी को कि डीएमएफ की राशि का उपयोग और सही जगह होनी चाहिए। बंदरबाट बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से पूर्व के 5 वर्ष की सरकार में हुआ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जिसकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जहाँ की रंग रोगाई नहीं है, जहाँ पे और लैब का अभाव है, लाइब्रेरी का अभाव है, वहाँ पे विकास कार्य करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बढ़ानी है, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे बहुत से स्थान पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहिए। डीएमएफ की राशि का प्रथम दृष्टया उपयोग इन चीज़ों में हो, ये स्पष्ट निर्देश था। तो ऐसे में बंदरबाट होगा नहीं। और पैसा, आज मैं बताऊं उमेश भैया, हमारा कोरबा इस मामले में और खुशकिस्मत वाला जिला है कि यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ के आसपास का सालाना और डीएमएफ की राशि आती है, CSR में आपको मिलाकर बिल्कुल आता है। और पहले तो कोरबा जिले के डीएमएफ का 40-50% यहाँ मिलता था, और बाकी दूसरे जिलों में चाहे 10% शक्ति को, 10% चापा जांजगीर को, मरवाही को, बिलासपुर को बढ़ जाता था। लेकिन अभी शासन की नई गाइडलाइन आई है जिसके तहत उसी जिले में पूरा 100% पैसा आपको उपयोग करना है। डीएमएफ का पैसा अन्य और पड़ोसी जिलों में नहीं जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है। डीएमएफ की राशि का समुचित उपयोग होगा तो हमारा कोरबा जिला और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 जिले में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है कि 1000 करोड़ रुपए में अगर 500 करोड़ रुपए भी सही से खर्च हो जाए तो कोरबा की सूरत बदल जाएगी? बिल्कुल, निश्चित ही सूरत बदल जाएगी। मैं पहले भी कहा हूँ, हमारे कोरबा में राशि की कमी नहीं है, मत की कमी नहीं है। आज 1000 करोड़ रुपए डीएमएफ से आता है, 500 करोड़ रुपए सीएसआर से आता है, उतना ही पैसा यहाँ पे संपत्ति कर से आता है, उतना ही पैसा राज्य सरकार भेजती है। 500 करोड़ के आसपास आपका 14वां वित्त, 15वां वित्त, 16वें वित्त से पैसा आता है, अधोसंरचना का पैसा आता है। तो हमारे कोरबा जिले में अगर अच्छे से योजना बनाई जाए, साल भर में आप यहाँ पे 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं और यहाँ की सारी सड़कें अच्छी हो सकती है, स्ट्रीट लाइट अच्छा हो सकता है, सौंदर्यीकरण हो सकता है, कहीं भी जल भराव नहीं होगा, किसी भी वार्ड में नाली और रोड विहीन नहीं रहेगा। तो इसके लिए समुचित एक गाइडलाइन की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे महापौर जी, चूंकि कोरबा नगर निगम शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम की एक स्वायत्त सरकार है और जो भी एजेंसी है वो निगम के माध्यम से होती है। तो निगम में अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा और आपकी दृष्टि और विजन क्लियर होगा विकास करने के लिए, तो समुचित विकास हो सकता है। बिल्कुल भैया, आगे खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की समीक्षा शुरू, बाहरी को भी बता रहे कारण। क्या लगता है भैया, लोकसभा चुनाव में भाजपा की जिस तरह से हार हुई है, क्या लगता है वो बाहरी वाला जो चक्कर आ रहा है वो सच्चाई है या फिर क्या कारण रहा है कोरबा शहर को छोड़कर? कोरबा लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा आता है और 8 विधानसभा में कोरबा विधानसभा जो है हमारा लगभग हम 50,500 वोट से 51,000 वोट से लीड दिए और बहुत अच्छा यहाँ आशीर्वाद मिला कोरबा नगरीय निकाय क्षेत्र से और यहाँ के विधानसभा से। लेकिन अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से हम पिछड़ गए। इसका मुख्य कारण रहा जो कांग्रेसियों ने लोगों को बहकाने का काम किया कि खटाखट योजना 1 लाख रुपए सालाना दे देंगे, जीतने के बाद दे देंगे। मैं तो मांग करता हूं कि हमारी बहनों से, माताओं से कि जाके सांसद जी जो ज्योत्सना महंत जीती है उनके ऑफिस में जाना चाहिए और मांग करना चाहिए कि हमारा 1 लाख रुपए सालाना कहाँ है, दो करके। तो वो झूठ बोल के वोट ले लिए और हमारी भोली भाली जनता वो ठगी गई, इस प्रकार की स्थिति है। और दूसरा, उन्होंने जो व्यापक कूट रचना की, जो भ्रम फैलाया कि उन्होंने हमारे अमित शाह जी का फेक वीडियो बना के कि ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे, कि ये रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, इस प्रकार का इन्होंने जो और झूठा वातावरण बनाया क्षेत्र में, इसके कारण हमें नुकसान हुआ। नहीं तो निश्चित ही हम ये सीट जीत सकते थे। और मैं बोलूँगा कि 5 साल तो हम देख चुके थे ज्योत्सना महंत जी को, उन्होंने क्षेत्र में क्या कार्य किया, विकास कार्य किया, पूरा 5 साल का रिपोर्ट जनता के सामने था। और वहीं हम सरोज दीदी का भी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि दूर को उन्होंने कहाँ पहुँचाया। अगर वो जीतती कोरबा से तो हमारे कोरबा लोकसभा का विकास कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। केंद्रीय नेत्री है दीदी और उनके जीतने से निश्चित ही हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हमारे कोरबा जिले को मिलता, कोरबा लोकसभा को मिलता। लेकिन ठीक है, जनता का जो
लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि दुर्ग से जो लोग उनकी टीम आई थी काम करने, वो भी एक नाराजगी के कारण हुई थी। ऐसा नहीं था, सब लोग काम किए, सब मिलके काम किए जी। और जो दुर्ग से हमारे साथी आए थे जी। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा साथी नहीं आए थे, संगठन ने जिनको निर्देश दिया था जी, जी, जी। वही लोग आए थे और क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम किए थे और बहुत हद तक वो कोरबा विधानसभा में ही थे। तो कोरबा विधानसभा में रहने से हम तो लीड लिए हैं, तो ऐसा कहीं आरोप लगाना गलत है। बिल्कुल। सियासत में उलझे जनप्रतिनिधि रोड में अब भी नहीं हटाई बजरी, लोगों को हो रही परेशानी, मेयर व नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। क्या लगता है भी आप ही का विषय है? आपने इस मामले को उठाया, पिछले बार भी उठाया था, मुट्ठी मार उसको लेके गए, फिर पैसे दिए और वो चोरी हो गया, फिर FIR, तमाम चीज़ें हुई। क्या लगता है वही स्थिति फिर हो गई है पूरे कोरबा शहर की? उसे हम लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना भैया DMF की राशि का, और पिछली सरकार में बंदरबाट हुआ और एजेंसी होती है कोरबा नगर निगम। 10 करोड़ से अधिक की राशि DMF से रोड निर्माण के लिए प्राप्त हुई कोरबा नगर निगम को। कोरबा नगर निगम ने केवल उन्हीं सड़कों को बनाया जो सड़कें अच्छी थी पहले से, उसके ऊपर इन्होंने डामर की परत बिछा दी। डामर भी नहीं था, उसमें जला हुआ तेल था, जले हुए तेल में और बजरी को मिला के और उन्होंने बिछा दिया, पेंट कर दिया। जो थिकनेस होनी थी वो थिकनेस भी नहीं थी। आज से 2 साल पहले जब बरसात, उस समय बरसात भी नहीं हुई थी, 3 दिन बाद वो रोड उखड़ गई। कोसाबाड़ी चौक हो, चाहे 100 बेड हॉस्पिटल के सामने की रोड थी, चाहे सुभाष चौक की रोड थी, चाहे घंटा घर, चाहे महाराणा प्रताप चौक की रोड थी, चारों पांचों जगह के जब लोगों ने हमको कहा कि भैया रोड उखड़ रही, आके मुआवना करिए, तो भाजपा पार्षद दल वहां पे गए और जब हाथ लगाए हैं तो हाथ से पूरी रोड उखड़ जा रही थी। लोगों का कहना था आपका हाथ है कि JCB है, और रोड इस प्रकार से उखड़ जा रही थी। साक्ष्य के रूप में जब हम लोग भाजपा पार्षद दल प्रदर्शन करते और महापौर के केबिन में गए कि दिखाने के लिए कि देखिए इस प्रकार के और गुणवत्ताहीन रोड का निर्माण हुआ है, ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, आपको कार्रवाई करना है। लेकिन महापौर ने तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम वहां पे उनको और साक्ष्य देने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करा दिया कि उनके कार्यालय में आके हमने वहां पे गिट्टी रखी करके। उसके पश्चात भी महापौर नहीं जागे। उसके पश्चात ये सब हुआ क्यों? केवल भ्रष्टाचार के कारण, केवल कमीशन के कारण। 10 करोड़ के वर्क ऑर्डर में से 2 करोड़ भी रोड पे नहीं लगा और 8 करोड़ महापौर, अधिकारी और ठेकेदार आपस में बंदरबाट कर लिए थे। महापौर जी की कमीशन की भूख को शांत करने के लिए, ताकि क्षेत्र की जनता को और गुणवत्तापूर्ण रोड मिल सके, हम लोगों ने निहारिका क्षेत्र में कोसाबाड़ी से घंटा घर तक और सारे आम हमारे नगरवासियों से, व्यापारियों से हम लोगों ने हाथ में कटोरा लेके सारे भाजपा पार्षद दल 30 पार्षद और लोगों से और भीख मांगे इकट्ठा की, और वो भीख की राशि 7,300 रुपये ले जाके हम लोग महापौर को दे के आए कि महापौर जी आपके भ्रष्टाचार की जो भूख है आप इस राशि से शांत कर लो, लेकिन लोगों को अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, हमारी मानना ये है। और वही स्थिति पुनः हुई। उस समय हमने मांग की तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात की कि ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुनः बरसात आई और बरसात में 2 दिन की बरसात में पूरी रोड उखड़ गई, बजरी अलग हो गया है, डामर गायब हो गया है, डामर पानी के साथ खुल के चले गया। इस प्रकार की स्थिति और लोगों का एक्सीडेंट का डर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कोरबा शहर में कहीं भी आप चले जाइए कि बजरी आपको फिसलने के लिए बाइक वाले फिसल रहे हैं और लोगों के आंख में वो डस्ट जा रहा है। तो जिसकी मांग को लेकर हमने पुनः उठाया और महापौर को कहा कि फिर से आप अभी जाग जाइए, कमीशन की भूख को शांत करिए और ठेकेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करिए और ये रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। लेकिन महापौर जी तो पता नहीं क्यों निष्क्रियता का और ओढ़ रखे हैं कंबल। बिल्कुल। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी जब आपने विरोध किया, अब की बार भाजपा की सरकार है। क्या लगता है कि अगर जो अधिकारी या जो भी लोग इस पूरे घटना में शामिल है या इस मामले में शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या फिर आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा लेकिन सड़कों की स्थिति नहीं सुधरेगी? इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए और राज्य सरकार कार्रवाई भी करेंगे निश्चित ही। हमारे स्थानीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री लखन भैया ने भी कहा है कि जांच होगी और कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी ने भी कहा है कि हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई कराएंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोगों के खून पसीने की कमाई को, जो लोगों के टैक्स के पैसे को और इस प्रकार से बंदरबाट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी हो। लेकिन अब पुनः महापौर से हमने ये मांग की है कि चूंकि महापौर कोरबा नगर निगम के और
सर्वोच्च पद पे बैठे हैं शासन में, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि तत्काल, जैसे अभी मौसम खुला हुआ है 2-3 दिन से, तत्काल ये रोड की मरम्मत हो जानी चाहिए ताकि लोगों को भुगतना ना पड़े। लेकिन मौसम खुलने के बाद भी और ये मौसम और समय का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ये बड़ी चिंतनीय विषय है। तुरंत उन ठेकेदारों से और रोड का और मरम्मत कराना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। फिर बरसात होगी तो फिर बरसात का रोना रोएंगे। आपने जनहित का मुद्दा उठाया है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से अगर मान लीजिए वो लोग सड़कों की मरम्मत नहीं करवाते हैं तो आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? अगर सड़कों की मरम्मत नहीं करवाएंगे तो हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी पत्र दिया है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देंगे, और इसमें जितनी भी और कमीशन की राशि है या जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, पाई आना महापौर से वसूल करके हम शासन से मांग करेंगे कि वो रोड का निर्माण करें। और अगर नगर निगम नहीं कर रहा है तो नगर निगम से ये अधिकार क्षेत्र को छीने, पीडब्ल्यूडी इस कार्य को करे। इस प्रकार से मांग करनी पड़ेगी हमको, और हम रोड की राजनीति करेंगे, रोड पे उतरेंगे। जनता हमारे साथ है और जनता बताएगी महापौर को कि इस प्रकार से आपने हमारे साथ छला है। बिल्कुल। हाथियों का झुंड धर्मजयगढ़ रवाना, कुदमुरा में डेरा डाले हुए हैं 7 हाथी। क्या लगता है ये सरकार बदलने के बाद एलिफेंट कॉरिडोर की एक परियोजना बनाएगी, योजना बनाएगी, कब तक ये लागू हो पाएगा? दूसरी ओर एल्युमिनियम पार्क की भी बात कही जा रही है, कब तक ये दोनों चालू हो पाएंगे? जो एलिफेंट कॉरिडोर है, हाथी अभयारण्य का है, पूर्व की सरकार ने एक झूठा वादा तो किया था, लेकिन उसके लिए अभी नई सरकार नई योजना बना रही है। नई योजना के तहत और अभयारण्य को किस प्रकार से विकास किया जाएगा, हाथियों के लिए किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की जाएगी, और उसके कारण कोई भी आम हमारे ग्रामीण या कोई भी किसान परेशान ना हो सके, इसके लिए चिंतित है और उसके लिए योजना बन रही है। और एल्युमिनियम पार्क तो एक अच्छी सौगात है इसके लिए, और हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय लखन भैया ने पहले ही और सदन के दिन और उन्होंने कुछ प्रावधान रखा था एल्युमिनियम पार्क के लिए, और बालको से लगा हुए क्षेत्र में एल्युमिनियम पार्क का गठन होगा, जहां पे हमारे बहुत से व्यापारी उद्योगों को स्थान मिलेगा और वहां पे रोजगार भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे कोरबा के लिए ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जगह का चिन्हांकित नहीं हो पा रहा, तो अभी जगह चिन्हांकित होगी, उसके बाद थोड़ा समय लगेगा जगह का चिन्हांकन, क्योंकि इसके लिए क्या है, छोटी सी जगह में तो संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 एकड़ से अधिक स्थान चाहिए, और जगह की खोज चल रही है और निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।